नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष का जन आक्रोश दिवस, संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन और रैलियां, वाम दलों के भारत बंद का मिला जुला असर। संसद में नोटबंदी के विरोध में 8वें दिन भी गतिरोध, विपक्ष की प्रधानमंत्री की चर्चा में शामिल होने की मांग। सरकार ने कहा चर्चा शुरू होगी तो प्रधानमंत्री करेंगे हस्तक्षेप। लोकसभा में आयकर संशोधन विधेयक पेश, अवैध आय की घोषणा करने वालों को देना होगा 50% टैक्स, पकड़े जाने पर 85% तक का लगेगा जुर्माना। चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में केंद्र ने बनाई 5 मुख्यमंत्रियों की समिति, नोटबंदी की दिक्कतों का खोजेंगे हल, कार्ड स्वैप मशीन पर ड्यूटी से राहत। सहारा प्रमुख की बढ़ी जमानत अवधि, 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त, संपत्तियों की बिक्री के लिए नियुक्त हो सकता है रिसीवर। और आइए देखते हैं पहली खबर। नोटबंदी के खिलाफ राज्यसभा में अवरोध सोमवार को भी जारी रहा। विपक्षी दलों ने चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग दोहराई, साथ ही लोगों को हो रही परेशानी दूर करने की मांग भी की। हालांकि सरकार ने विपक्ष पर कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगाया। सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो नोटबंदी पर विपक्ष ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग की। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी घोषणा पर प्रधानमंत्री ने सदन में बयान नहीं दिया है। विपक्ष की मांग थी कि प्रधानमंत्री सदन में आकर चर्चा में हिस्सा लें और सदस्यों के सवालों का जवाब दें। चर्चा दोनों सदनों में होनी चाहिए, लेकिन जिस नेता ने, जिस लीडर ने अनाउंसमेंट की है वो मौजूद होना चाहिए, क्योंकि आम तौर पर यह बताया जाता है कि कैबिनेट को मालूम नहीं था, वित्त मंत्री को मालूम नहीं था, किसी को मालूम नहीं था। जब किसी को भी नहीं मालूम था तो जिसको मालूम नहीं था तो वो कैसे सवाल जवाब दे सकता है। प्रधानमंत्री भारत का बंद करवा रहे, हम आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। इस पॉपुलर एंगर अगेंस्ट व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही में अवरोध डाल रहा है। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हैं। अब आप जो है वो जब सड़क पर जब पूरी तरह से फेल हो गए तो संसद को आप चर्चा के बजाय चुहलबाजी का हिस्सा बना रहे हैं। हमारी आपसे अपील है, आप चर्चा शुरू करिए, प्रधानमंत्री जी भी जवाब देंगे, वित्त मंत्री जी भी जवाब देंगे और आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध के चलते कार्यवाही में बार बार गतिरोध आया। इस वजह से शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल पाया। उपसभापति पीजे कुरियन ने सदस्यों से चर्चा शुरू करने की अपील की। I would request the leaders, ask your members to go back to your seat. We will resume discussion. You can express, if people have anger, you can express that. Who is objecting? दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद भी गतिरोध जारी रहा। इस वजह से कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विशाल दहिया और पंचानन मिश्रा के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी पर विपक्षी दलों के विरोध के चलते लगातार 8वें दिन लोकसभा की कार्रवाई में भी गतिरोध रहा। सरकार ने कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ने कार्यस्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर चर्चा की मांग की। स्पीकर ने विपक्ष की ये मांग अस्वीकार कर दी। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार को शुरू हुई तो विपक्ष ने नोटबंदी पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग की। इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल एकजुट दिखे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार चर्चा और विपक्ष के सुझावों पर गौर करने के लिए तैयार है। यदि प्रतिपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री भी आए तो प्रधानमंत्री जी आएंगे और जहां आवश्यक हुआ पूरे बहस में प्रधानमंत्री जी भी इंटरवेंशन करेंगे। यह मैं प्रतिपक्ष को यकीन दिलाना चाहता हूं। चर्चा के लिए विपक्ष के कई सांसदों ने नोटिस दिया था।
विपक्षी दलों ने ये मांग दोहराई कि चर्चा के बाद मत विभाजन हो। हालांकि इन नोटिसों को स्पीकर ने नामंजूर कर दिया। इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए एक ही उपाय है, वो प्राइम मिनिस्टर सदन में आए, एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार करें और हमको बात कहने के लिए आप सम्मति दें। To find out a way that how we can come to a solution, that the discussion takes place, we can put our observation on the floor, let Prime Minister reply and a healthy debate takes place. समाजवादी पार्टी और वाम दलों ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री अहम मुद्दों पर नहीं बोलेंगे तो वो किस मुद्दे पर बोलेंगे। अगर ये कहें प्रधानमंत्री आकर के इतने महत्वपूर्ण सवाल पर भी नहीं आएंगे तो सदन का क्या महत्व उनके मन में है। पूरा देश चिंतित है, पूरे देश में ये हालत है कि खेत बोए नहीं जा रहे, ये बता रहे हमारी गृह मंत्री। AIADMK ने लोगों की मुश्किलें तुरंत दूर करने की मांग की तो BJD ने सरकार से कहा कि वो अवरोध खत्म कर चर्चा शुरू कराए। शिवसेना ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में हालत बहुत खराब है। ग्रामीण इलाके में परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, परंतु जहाँ कॉपरेटिव मूवमेंट बहुत बड़े पैमाने पे, वो मेरी विनती है डिस्कशन के पहले ये बात हो सकती है कॉपरेटिव मूवमेंट को पैसा देने की। लोग दिक्कतें झेल रहे हैं। Every day people are suffering, and for this there is a need to find a way out. There is a need for the government also to take suggestions from the opposition. विपक्ष के अवरोध के चलते स्पीकर ने सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे, फिर 2 बजे और उसके बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। रविंद्र सिंह शौरान के साथ प्रणव गोस्वामी की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और संसद के आज के घटनाक्रम पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। जी राहुल जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बहस काले धन या फिर नोटबंदी को लेकर जो शुरुआत जिसके पक्ष कर रहा था, हर रोज़ मांग वही रहती है, सरकार के भले आश्वासन भी आए कि हम जवाब में इंटरवीन करेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा। क्यों? क्या सड़क की राजनीति संसद के अंदर हो चुकी है? बिल्कुल, आपने जवाब खुद ही दे दिया। अब तो सड़क पर भी हो गई। आज पश्चिम बंगाल में तो बहुत ही ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर के नेतृत्व कर रही थी और एक ये भी आभास देने का कोशिश की गई कि ये जो लेफ्ट और ममता ने जो आज का आह्वान किया था वो पूरे सारी पार्टियां उसमें शामिल थी, अखिल भारतीय बंद था, जबकि ऐसा था नहीं। दरअसल वो आया कि वो बहुत सीमित और 1-2 पार्टियों का बंद का आह्वान था। खैर, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ऐसा मसला है जिस पर देश का हर नागरिक समझना चाहता है कि ये मसला क्या है, इसका उसको कितना असर हुआ, ये तो वो देख ही रहा है, लेकिन आगे इससे क्या होगा, इसको उसको फ़ायदा होगा, देश को होगा, कैसे होगा, उसकी जो तकलीफ़ें हैं वो कब तक मिटेगी। तो ये तो इस समय बहस न होने देना उस नागरिक को इस बुनियादी जानकारी से वंचित रखना है और उसकी भागीदारी भी अंततः बहस में तो इन्हीं अपने लोकसभा में और राज्यसभा में ऐसे ही होती है। तो जब मैं समझता हूं कि आज दोनों सदनों में ये साफ किया गया, प्रधानमंत्री एक बार आके बैठ चुके हैं राज्यसभा में, तो वो कोई नहीं आ रहे हैं, आए ही नहीं, ये भी गलत है। कह दिया गया कि वो आने को तैयार हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी वो दखल देंगे, बोलेंगे, उसके बावजूद चलने न देना, तो ये तो थोड़ी समझ में आने वाली बात और एक ये शर्त भी जोड़ देना कि पूरी चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ये तो कभी हुआ है क्या? किस प्रधानमंत्री ने ऐसा किया? तो मतलब प्रधानमंत्री केवल सदन में बैठने के लिए होता है क्या? प्रधानमंत्री के ऊपर हम लोग सभी को अंदाज होता है, पता होता है सबको कि कितनी तरह तरह के काम होते हैं, देखने होते हैं उनको। वो अपने सारा समय एक पूरा दिन सदन में नहीं बैठ सकते। और ऐसी बहस जो एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है। ये बहस एक दिन में कहाँ खत्म होगी? बिल्कुल नहीं खत्म होगी। और 2 सदन है, तो अब ये तो मतलब देश का सारा काम भी ठप करना पड़ेगा केवल इस मामले पर प्रधानमंत्री को। ये अव्यावहारिक मांग है और ऐसा हुआ नहीं कभी। तो राजनीतिक लिहाज से क्यों बहस की मांग, उसका नोटिस देकर फिर बहस न हो पाना, किस नफा और नुकसान के तहत? तो हम जानते हैं कैसे हर मौके पर सभी पार्टियों की कोशिश, जिसे हम अंग्रेजी में ब्राउनी पॉइंट्स कहते हैं, कि सर जनता के निगाह में हम बहुत उग्र दिखें, आक्रामक दिखें और हम सरकार पर हावी हो रहे हैं, एक दिखाने की एक मंशा रहती है और खबर में रहने की मंशा रहती है। तकलीफ़ें निश्चित रूप से लोगों को हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कई जगह पे लोग तकलीफ़ उठाने को तैयार है, उसके बाद और सहयोग करने को तैयार है और कर भी रहे हैं। आप देखिए कि देश में कहीं कोई बड़ी समस्या, उलझन, झड़प, उपद्रव उस तरह का नहीं हुआ। तो आप देखिए कि आम आदमी जब कोई ज़्यादा बड़ी तकलीफ होती है उसको, तो वो कहीं ना कहीं प्रकट होती है, किसी न किसी रूप में हो जाती है। तो
लोग इस मसले पर लोग सरकार का साथ देने को भी तैयार हैं, और ऐसे वर्ग भी हैं जिनका बहुत नुकसान हुआ, निश्चित रूप से हुआ होगा, वो भी बोल नहीं रहे हैं। तो अब एक सीमा के बाद अगर विपक्ष इस पर ज़्यादा अड़ता है और इस पर बहस नहीं होने देता है, तो फिर लोग शायद वो भी अनुमान लगाने पर विवश होंगे जो सत्ता पक्ष ने शुरू में कहा था कि साहब कहीं अपनी तकलीफ को आप जनता की तकलीफ के नाम पर सामने रखकर एक कवच की कोशिश करें। और क्या वाकई ये बेहतर होता कि अगर बहस होती तो जो जनता की तकलीफ़ें हैं उस पर आप सरकार को मजबूर कर सकते थे, कुछ नए कदम उठाएं, कुछ नए घोषणाएं, या फिर जिन परेशानियों को लेकर राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि सरकार ने इसकी अनदेखी की है, उस पर आप नए कदमों की घोषणा भी करवा सकते थे। निश्चित रूप से जब सरकार को जवाबदेह बनाना, उसके सामने तथ्य पेश करना, उसके सामने अपने तर्क पेश करना, उसको गलत सिद्ध करना, इसका तो खुली छूट होती है। और ऐसा नहीं कि आप सत्ता पक्ष अपनी मर्जी से सदन तो नहीं चला सकता, कभी भी नहीं ऐसा हुआ। तो ये जब विकल्प मौजूद है, खासतौर पे ऐसे विषय पर जैसे मैंने कहा जिस पर सब लोग, हम और आप भी समझना चाहते हैं सरकार से और विशेषज्ञों से भी और दोनों पक्षों से, भाई इसका मतलब मेरे लिए क्या है और देश के लिए क्या है, बिल्कुल प्रभाव क्या होगा, इससे हम कैसे निपटें, तो उसमें बहस न होने देना, तो ये एक तरह मतलब ये एक आवश्यक जानकारी को सामने आने से रोकना है। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि आज ही एक अनाउंसमेंट जो मैं कहूँ कि लोकसभा में एक संशोधन बिल जो टैक्स उसको लेकर आया, इसके बारे में क्या देख रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए गरीब लोग तो कतार में खड़े हुए हैं, लेकिन अमीर लोगों के लिए जिनके पास काला धन है 50% और उसके बाद पेनल्टी देकर आप वाइट कर सकते हैं उसको। क्या सरकार ने कुछ जल्दबाजी कर दी स्कीम को घोषणा करने में, इसके पीछे कुछ और तर्क उनके अपने हो सकते हैं? देखिए, मैं कोई आर्थिक विशेषज्ञ और टैक्सेशन का विशेषज्ञ नहीं हूँ उस तरह से, लेकिन मेरा एक अंदाज़ ये है कि ये आखिरी मौका उन लोगों को दिया जा रहा है जो जिनके पास बड़ा धन है, काला धन है, जिन्होंने अभी तक उसकी घोषणा नहीं की है, उसको वो बाहर नहीं लाए हैं। एक ये अंतिम मौका उनके सामने है। उस पर कीमत तो, उस पर पेनल्टी तो लगेगी, कुछ दंड तो होगा, और वो बड़ा उसमें लगा रहे हैं, टैक्स है, पेनल्टी है, सरचार्ज है, ये सब कर रहे हैं। कुल मिला के वो 50-60% होगा। लेकिन उसके बाद ये भी है कि कोई आपसे पूछेगा नहीं, आपका कम से कम उतना पैसा आपके पास आ जाएगा। उसमें एक प्रावधान ये भी है कि वो जो पैसा घोषित करेंगे उसका 25% एक निश्चित सरकार की फंड में लगाना होगा। और ये सरकार ने इसी बिल में ये भी कहा है कि इस तरह आने वाले पैसे का उपयोग केवल जन कल्याण के कामों में, यानी सिंचाई में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इन चीज़ों में लगाया जाएगा। तो पहले भी एक सबको अंदाज है कि भाई जो कुछ भी अब सरकार के पास एक राजस्व इससे आने वाला है 3-4-5 लाख करोड़, वो उसकी स्वाभाविक राजनीतिक मंशा होगी, जैसे हर सरकार की होती है कि उसका फ़ायदा उठाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दे सके। देंगे तो लोग खुश होंगे और लोगों को लगेगा कि हमारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया और हमें तकलीफ हुई तो, लेकिन हमें कुछ मिला भी और देश को भी मिला। तो ये निश्चित रूप से ये मंशा है ही इनकी। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेने से पहले बता दें कि सरकार ने काले धन की घोषणा के लिए सरकार एक और मौका दिया है। नोटबंदी के बाद जो लोग अवैध कमाई की घोषणा करेंगे वो 50% टैक्स देकर बच सकते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर 85% तक टैक्स देना पड़ सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में आयकर संशोधन विधेयक पेश किया। इसमें नोटबंदी के बाद अवैध कमाई की घोषणा करने वालों पर टैक्स, पेनल्टी और सरचार्ज के रूप में 50% रकम जमा करानी होगी। विधेयक में ऐसी आय पर 30% टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। इस आय पर 10% की दर से पेनल्टी भी लगेगी। वहीं 30% टैक्स पर 33% का सरचार्ज लगेगा। इसके अलावा मूल रकम का 1/4 हिस्सा 4 साल तक बैंक में रखना होगा। इस पर ब्याज भी नहीं मिलेगा। यह रकम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के लिए निवेश व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है। जो लोग नोटबंदी के बावजूद अपनी काली कमाई का खुलासा नहीं करेंगे, उन्हें पकड़े जाने पर 85% तक टैक्स देना होगा। ऐसी रकम पर 60% टैक्स के साथ 15% सरचार्ज भी देना होगा। अगर आयकर अधिकारी चाहेगा तो 10% की अतिरिक्त पेनल्टी भी लगा सकता है। जानकारी से सरकार की अच्छी पहल बता रहे हैं। This is one way of not only continuing the struggle against black money, but it is also a way to redistribute the money which was going to in the hands of dalals to the government, so that the government can put part of that money in the government coffers.
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि अगर अवैध आय की घोषणा की जाती है तो इसके स्रोत के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। साथ ही ये आय संपत्ति कर समेत दूसरे कर कानूनों से भी मुक्त रहेगी। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। नोटबंदी के खिलाफ देश भर में विपक्षी दलों ने आज जन आक्रोश दिवस मनाया। संसद से लेकर सड़क तक सरकार के इस फैसले के विरोध में प्रदर्शन किए गए। विपक्षी दलों का आरोप है कि बिना तैयारी की नोटबंदी लागू करने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। नोटबंदी के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक विपक्षी दलों ने सोमवार को जन आक्रोश दिवस मनाया। संसद परिसर में विपक्षी दलों ने गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना दिया और सरकार के बिना तैयारी के नोटबंदी लागू करने की आलोचना की। हमने तो ये कहा कि आक्रोश दिवस मना रहे हैं हम, और ये लोगों का जो आक्रोश है वो दिखाने के लिए मीटिंग्स करना, प्रोटेस्ट करना क्या गलत है? नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस बिना तैयारी के नोटबंदी लागू करने के फैसले का विरोध कर रही है। The country is facing a very uncomfortable, painful situation where money is there, but they are unable to take it. कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पार्टी की ओर से निकाले गए मार्च में शामिल हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के अचानक 500 और 1000 के नोट बंद करने का सीधा असर आम जनता पर पड़ा है। उन्होंने नोटबंदी के फैसले को वापस लेने की मांग की। कई क्षेत्रीय पार्टियां भी अपने अपने राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में डीएमके ने नोटबंदी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया। जो इससे जो जनता त्राही कर रही है उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। बाहर भी वो अपने फैसले को सही ठहराने के लिए बढ़िया जुमलेबाजी जरूर कर रहे हैं। नोटबंदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सेंट्रल पार्क में जन संवाद का आयोजन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 दिसंबर से देश के कई शहरों में नोटबंदी के खिलाफ रैलियां करेंगे। वो कौन सी तारीख है जब से लोग अपना खुले आम पैसा, जितना पैसा वो चाहें, अपना पैसा बैंक से निकलवा सकेंगे? क्या 1 जनवरी के बाद लोग अपना पैसा बैंक से निकलवा सकेंगे? लगता नहीं है। बीजेपी ने भी विपक्ष के जन आक्रोश दिवस और भारत बंद के विरोध में प्रदर्शन किया और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। आक्रोश कालाधन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ है। हाउस में आप बहस शुरू करिए। बहस में भाग लेने के लिए और बहस के जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इसके बाद से लोगों को हो रही दिक्कत के विरोध में विपक्षी दल संसद के भीतर और बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अनु दीवान और कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर वाम दलों ने नोटबंदी के खिलाफ आज भारत बंद रखा, जिसका केरल, त्रिपुरा, बंगाल में असर भी दिखाई दिया। वाम दलों ने प्रधानमंत्री पर देश को वित्तीय आपदा में डालने का आरोप लगाया। साथ ही संसद में प्रधानमंत्री के बयान की मांग की। ये तस्वीरें हैं नोटबंदी के खिलाफ वाम दलों के 12 घंटे के भारत बंद की। दिल्ली में सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी की अगुवाई में वाम दलों ने मार्च निकाला।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री संसद के बाहर नोटबंदी पर बोल रहे हैं, लेकिन सदन में आकर बहस से बच रहे हैं। सीताराम येचुरी ने लोगों को राहत देने की मांग की। प्रधानमंत्री, जो आपने भारत बंद करवा दिया उसको खोलो। जब तक आपके पास वैकल्पिक नोटों का व्यवस्था पूरा नहीं है, तब तक या 30 दिसंबर तक पुराने नोटों से अपनी जिंदगी जीने के लिए जो लाजमी जो आपके कैश ट्रांजैक्शंस के उसके ऊपर पाबंदी हटाओ। त्रिपुरा और केरल में इस बंद का खासा असर दिखाई दिया। सरकारी ऑफिस, शैक्षिक संस्थान, दुकानें और बाजार बंद रहे। बिहार में कई जगहों पर CPI-ML के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी और प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर आंदोलन किया गया। कोलकाता में वाम मोर्चा के चेयरमैन विमान बोस की अगुवाई में CPM और CPI के कार्यकर्ताओं ने सड़कों में मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के चलते लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। We are not demanding like that. We are demanding to relieve the miseries of the common people, workers, employees, agricultural labor and Kishans. That is our demand. Our demand is not to keep the black money. वाम दलों के इस बंद को कई ट्रेड यूनियन ने भी समर्थन किया है। हालांकि संसद के अंदर नोटबंदी के खिलाफ एकजुट विपक्षी पार्टियां इस भारत बंद में शामिल नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के फैसले के बाद लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाने का फैसला लिया है, जो लोगों को होने वाली असुविधा के समाधान के लिए सुझाव देगी। वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की और 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता करने की बात कही। केंद्र के नोटबंदी के फैसले का विपक्षी दलों समेत कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी विरोध कर रहे हैं। सरकार ने कार्ड स्वैप मशीन को सस्ता करने का रास्ता साफ कर दिया। इसे बनाने के लिए जो कच्चा माल विदेशों से मंगाया जाता है उस पर अब ड्यूटी नहीं लगेगी। फिलहाल इस पर 12.5% एक्साइज ड्यूटी और 4% की विशेष ड्यूटी लगती है। ये व्यवस्था अगले साल मार्च तक रहेगी। सरकार ने आज इससे जुड़ी अधिसूचना संसद में रखी। नोटबंदी के बाद इन मशीनों की मांग बढ़ गई है। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और पूर्व बीजेपी विधायक नवजोत कौर सिद्धू आज कांग्रेस में शामिल हो गईं। पूर्व हॉकी कप्तान और अकाली दल से विधायक रहे प्रगट सिंह ने भी दिल्ली में कांग्रेस का दामन थाम लिया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। क्रिकेटर और बीजेपी के पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू भी जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले इसे एक अहम घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी छोड़ने के बाद आवाज़े पंजाब नाम से एक अलग मोर्चा बनाया। अब खबरें हैं कि सिद्धू अमृतसर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट से हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय सहारा को फिर एक बार राहत दी है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत 6 फरवरी तक बढ़ा दी है। सहारा प्रमुख को जेल से बाहर रहने के लिए 6 फरवरी 2017 तक 600 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया गया है। इससे पहले कोर्ट ने सुब्रत राय की पैरोल 28 नवंबर तक बढ़ाई थी। उन्हें 6 मई को पैरोल पर रिहा किया गया था। कोर्ट का आदेश न मानने पर सुब्रत राय को 2014 में गिरफ्तार किया गया था। नाभा जेल से भागे खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के सरगना हरमिंदर सिंह मिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। मिंटू के साथ भागे 5 और कैदियों की तलाश जारी है। इस बीच कांग्रेस ने इस पूरी घटना की CBI जांच की मांग की है। पटियाला की नाभा जेल से भागे हरमिंदर सिंह मिंटू को दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस से मिली खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस ने मिंटू को गिरफ्तार किया। हरमिंदर को रविवार देर रात ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस से बचने के लिए हरमिंदर ने हुलिया भी बदला था। हरमिंदर सिंह मिंटू को कल रात को देर रात को हम स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पार्किंग एरिया से। ये टिकट काउंटर पे इसने पनवेल के लिए टिकट लिया। इसका प्लान था यहां से मुंबई, दिल्ली से और मुंबई के बाद गोवा और गोवा से एस्केप करना चाहता था इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। उत्तर प्रदेश पुलिस ने रविवार को इस वारदात के मास्टरमाइंड परमिंदर को शामली से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक परमिंदर ने बताया कि इस घटना में 8 लोग शामिल थे। अब पुलिस को मिंटू के साथ भागे 5 और कैदियों की तलाश है। और जो मेन कॉन्स्पिरेटर था जिसने ये भगाए थे उसको भी हमने यूपी से पकड़ लिया
और जो मेन टेररिस्ट भागा था उसको हमने दिल्ली से पकड़ लिया और बाकी के पीछे अब पुलिस पड़ी है। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह ने नाभा जेल ब्रेक मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में हार के डर से अकाली बीजेपी सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति पर उतर आई है। I want everyone to first understand that what has been happening in Punjab for the last 1 year with the tearing of the Guru Granth Sahib, the tearing of the Gita, the tearing of the Quran Sharif have been going on with an attempt to polarize people and to create a situation conducive to Akali Dal's own political future. रविवार सुबह हथियारबंद हमलावरों ने नाभा जेल से मिंटू समेत 6 कैदियों को छुड़ा लिया था। लापरवाही के आरोप में जेल अधीक्षक और उपाधीक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि जेल महानिदेशक को निलंबित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।